बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक और अल्लाह से दुआ है कि आप सबका इंशाल्लाह ये रमज़ान का महीना जो है वो ज़बरदस्त गुजर रहा होगा। और इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से एक और वीडियो लेक्चर आपके लिए मैं लाया हूं, जिसमें हम प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में बात करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है जी, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो प्रोजेक्ट चार्टर किसे कहते हैं जी? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब आप बात करते हैं प्रोजेक्ट चार्टर की तो आपको ज़रूर मतलब समझ आ जाना चाहिए, वरना प्रोजेक्ट चार्टर के बगैर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट है जी, और इसके बगैर आप प्रोजेक्ट जो है वो शुरू भी नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्ट के बारे में हम नहीं पढ़ते, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे साथ प्रोजेक्ट चार्टर कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो व्हाट इज अ प्रोजेक्ट चार्टर? प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है? तो शुरू करते हैं जी कि प्रोजेक्ट चार्टर की फॉर्मल डिफिनीशन क्या है और इसका क्या मतलब है जी। अ प्रोजेक्ट चार्टर इज अ सेंट्रल डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द फंडामेंटल इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोजेक्ट एंड इज यूज्ड टू ऑथराइज इट। याद रखें, प्रोजेक्ट चार्टर से मुराद एक वो बुनियादी मरकजी डॉक्यूमेंट है, सनद है, जो बुनियादी मालूमात, प्रोजेक्ट के हवाले से बुनियादी मालूमात हमें बताता है जी। और साथ में ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो अथॉरिटी प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। प्रोजेक्ट मैनेजर को एक अथॉरिटी दी जाती है प्रोजेक्ट चार्टर की शक्ल में, कि वो उसके पास ये अथॉरिटी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कि वो इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करे। तो यूँ समझ लें आप कि प्रोजेक्ट चार्टर वो डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोजेक्ट के बारे में बुनियादी मालूमात भी लिखी होती हैं और ये भी लिखा होता है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट चार्टर पर काम कर रहा है या करेगा या शुरू करेगा वगैरह वगैरह। तो ये तो एक सिंपल सी डिफिनेशन है जो प्रोजेक्ट चार्टर की हम करते हैं। इन अ नटशेल, अ चार्टर प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ वेयर यू आर गोइंग, where why you are going there, who will be impacted, and the main risks involved, and who is going to help you. And it's crucial that the charter not only establishes basic information but also that it reflects the key stakeholders common vision. तो हम अगर देखें कुछ बुनियादी बातें अगर हम प्रोजेक्ट चार्टर की देख लें तो हमें प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो एक ऐसी तस्वीर दिखाता है प्रोजेक्ट का कि हमें ये बताता है कि भाई हमने कहाँ पर जाना है, यानी काम हमने कौन सा करना है, ये भी हमें प्रोजेक्ट चार्टर में मिलता है। और क्यों हमने ये काम करना है, इस प्रोजेक्ट को हमने करना क्यों है, ये भी हमें इस प्रोजेक्ट चार्टर में इसका जवाब भी मिलता है। और इस प्रोजेक्ट चार्टर की वजह से किन लोगों की जिंदगी जो है वो मुतासर होगी, किन लोगों की जिंदगियों पर असर होगा, पॉजिटिव असर किन की जिंदगियों पर होगा, किन लोगों की लाइफ जो है वो मुतासर होगी, और द मेन रिस्क इन्वॉल्व्ड, और इस प्रोजेक्ट में हमें कौन कौन से रिस्क जो है वो फेस करने होंगे या कौन कौन से रिस्क जो है वो हम फेस करेंगे, एंड हु इज गोइंग टू हेल्प यू, और इस प्रोजेक्ट में हम किन किन लोगों की मदद लेंगे। सो इट्स क्रूशियल दैट द चार्टर नॉट ओनली एस्टैब्लिशेस बेसिक इंफॉर्मेशन। तो ये मतलब बहुत ज़रूरी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी इंफॉर्मेशन, बुनियादी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आल्सो देयर दैट इट रिफ्लेक्ट्स द की स्टेक होल्डर्स कॉमन विजन। और इसमें आप ये भी डाल सकते हैं कि आपके बुनियादी स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं और आपका इस प्रोजेक्ट का जो कॉमन विजन है वो क्या है। अब इसी बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर इज टिपिकली क्रिएटेड early in the project life cycle and hopefully before the project is staffed and the business is running for a delivery date. तो प्रोजेक्ट चार्टर कब बनता है जी? ये बिल्कुल शुरू में बनता है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बिल्कुल शुरू में बनता है, और ये उस वक्त बनता है नॉर्मली जब आपने एक प्रोजेक्ट को या प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आपने उसके लिए टीम मेंबर्स भी सेलेक्ट नहीं किए हों, तो उससे पहले आप प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं। और ये प्रोजेक्ट चार्टर बनाता कौन है जी? ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो होते हैं वो बनाते हैं नॉर्मली, और वो आपको या प्रोजेक्ट मैनेजर को ये चार्टर, ये डॉक्यूमेंट दे देगा कि भाई इसके मुताबिक आप जो है काम करेंगे वगैरह वगैरह। सो इट इज़ यूजुअली क्रिएटेड कोलैबोरेटिवली एज अ टीम एंड शेयर्ड विद स्टेक होल्डर्स अपॉन कंप्लीशन। बिल्कुल जी, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मिलके ये बनाते हैं। अभी देखें, आप रोड बनाएंगे तो बहुत सारे लोगों से आप मशवरा लेंगे,
आप डैम बनाएंगे तो और भी ज़्यादा लोगों से आप मशवरा लेंगे। हो सकता है कि आप चीन से, अमेरिका से, मुख्तलिफ ममालिक से आप लोग बुलाएं और उनके साथ आप शेयर करें, डिस्कस करें कि भाई मैंने ये डैम बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है। और आप अगर एक हफ्ते की ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए भी अगर आप किसी से हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप खुद भी उसको अरेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप चार्टर लिख सकते हैं। वरना ज़रूरी है कि आप प्रोजेक्ट चार्टर बनाने से पहले प्रोजेक्ट चार्टर के लिए ज़रूर जो है वो मशवरा करें, डिस्कस करें, ताकि आप एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट चार्टर या डॉक्यूमेंट तैयार कर सकें। फिर इन मोस्ट केसेस द चार्टर इज साइंड ऑफ फॉर अप्रूवल बाय प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स। बिल्कुल जी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहां पर प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो पहले प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो अप्रूव करते हैं, साइन करते हैं, जिनका मतलब ये होता है कि ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। अब उस प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू करना जो है ये ज़रूरी है, ये काम शुरू करना उसके लिए लाजमी है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर फिर उसके लिए फ़ंड निकालता है, प्रोजेक्ट मैनेजर उसके लिए फिर रिसोर्सेज जो है इकट्ठी करता है, फिर उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज कलेक्ट करता है, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाता है, तो ये सब कुछ जो है फिर उसमें शामिल हो जाती है। फिर जी व्हाट इट लुक्स लाइक, प्रोजेक्ट चार्टर दिखता कैसा है जी, ये किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, ये कैसे दिखता है। सो द प्रोजेक्ट चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट, बिल्कुल जी ये रिटन फॉर्म में होता है। देयर इज नो यूनिवर्सल फार्मूला फॉर अ प्रोजेक्ट चार्टर, बिल्कुल जी इसका कोई एक ऐसा फॉर्म नहीं है, फॉर्मेट नहीं है जो हम कहें कि भाई इसी फॉर्मेट में आपने ये काम करना है, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट नहीं है। बल्कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ फॉर्मेट और स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं प्रोजेक्ट चार्टर को लिखने के लिए, बनाने के लिए। सो इट कैन ईदर ब्रीफ और एज लॉन्ग एज 50 पेजेस, बिल्कुल जी ये एक पेज का भी हो सकता है, याद रखें प्रोजेक्ट चार्टर एक पेज पर भी मुश्तमिल हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा ये 50 पेजेस तक भी आप लेके जा सकते हैं। बट द मोर डिटेल्ड इट इज द लेस चांस दैट समवन विल एक्चुअली रीड इट। बिल्कुल जी प्रोजेक्ट चार्टर चूंकि आप प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक खुलासा पेश करते हैं तो ये इतना डिटेल में नहीं होना चाहिए कि फिर लोगों के लिए ये पढ़ना ही मुश्किल हो जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट चार्टर आप इतना नॉर्मल साइज में पेजेस में आप लिखें कि लोग इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें, लोग इसको पढ़ने में ज़्यादा बोर ना हो, बल्कि जल्दी जल्दी पढ़ के इससे मतलब लेके अपना काम जो है वो शुरू कर लें। And we believe that you do want your project charter to be read out। बिल्कुल हर कोई चाहता है कि अगर आपने अगर प्रोजेक्ट चार्टर लिख लिया तो आप ज़रूर चाहेंगे कि जी मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो भी इसको पढ़ लें। आप कहेंगे जी स्पॉन्सर जो है वो भी इसको पढ़ लें, जो भी टीम मेंबर्स हैं वो सब इसको पढ़ लें वगैरह वगैरह। सो ट्राई टू कीप योर प्रोजेक्ट चार्टर टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 पेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेजेस तक मुश्तमिल होना चाहिए। और सबसे बेहतरीन जो प्रोजेक्ट चार्टर होता है वो 1 या 2 पेजेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो ये इसका शक्ल आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है। डू आई रियली नीड इट, क्या वाकई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट चार्टर की ज़रूरत होती भी है या नहीं होती? सो एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल जी प्रोजेक्ट चार्टर बहुत ज़रूरी है और लिखना चाहिए आपने प्रोजेक्ट चार्टर। हियर आर 2 किलर बेनिफिट्स सपोर्टिंग व्हाई यू मस्ट यूज प्रोजेक्ट चार्टर्स। बिल्कुल जी ये 2 फायदे हैं जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि हम प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो क्यों लिखें, क्यों हम होना क्यों चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चार्टर क्यों ज़रूरी है। सो सबसे पहला फायदा जो है, यू सर्कुलेट अ बिग पिक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट अमंगस्ट की स्टेक होल्डर्स। जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके दरमियान आप इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि जी उनको पता चल जाए कि हम बेसिकली किस चीज पर काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्या मतलब हमारा मकसद है इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का। सो इट्स क्रूशियल दैट द कॉमन विजन ऑफ बेसिक पैरामीटर्स एंड स्ट्रक्चर बी द सेम फॉर एवरीवन। तो बिल्कुल जनाब ऐसा है कि आप एक कॉमन विजन जो है वो बनाएंगे जो आपको ये गाइड करता हो कि सब लोग इसी कॉमन मिशन को अचीव करने के लिए जो है वो इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। और especially during the initial stage of your project when there are so much uncertain or vague things। बिल्कुल जी जब आपको हालात ऐसे नज़र आ रहे हो कि गैर यकीनी हालात हो और आपको अंदाज़ा हो कि मतलब नुकसान का अंदेशा हो, नुकसान तो खैर हम नहीं कह सकते लेकिन हम कह सकते हैं कि जब आप डरते हो, रिस्क बहुत ज़्यादा हो,
तब आपको ये प्रोजेक्ट चार्टर बहुत हेल्प करता है कि आप चाहते हैं कि ये लोगों को पता चले और लोगों को इनके प्रोजेक्ट के फ़ायदों के बारे में जो है वो अंदाज़ा हो सके। सो इट विल ड्रास्टिकली डिक्रीज योर प्रॉब्लम्स विद मिसकम्युनिकेशन एंड इवेंचुअली सेव अ टन ऑफ योर टाइम। बिल्कुल जी, ऐसा होगा कि इसको जब आप शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो बहुत सारे लोगों के जहनों से जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आपके प्रोजेक्ट का जो मकसद होगा वो उनको मालूम हो जाएगा। आपके प्रोजेक्ट से जो फ़ायदे होंगे मिलेंगे लोगों को, कंपनी को और कस्टमर्स को, वो भी सबको पता चल जाएगा। सो बिकॉज वी ऑल नो दैट वन थिंग माइट लुक एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम समवन एल्सेस पर्सपेक्टिव। तो हमें पता है जी कि वी ऑल नो दैट वन थिंग माइट लुक एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम समवन एल्सेस पर्सपेक्टिव। देखें लोग क्या सोचते होंगे और जो आपकी सोच है वो ज़रूर लोगों की सोच से क्या है डिफरेंट है। और आपकी सोच, आपने प्रोजेक्ट चार्टर जिस मकसद के लिए बनाया होगा वो मकसद भी हो सकता है किसी को पता ना हो, लोगों को उसका पता चल जाए, लोग ज़रूर उसको अप्रिशिएट करेंगे, उससे खुश होंगे। दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट इज गैदर्ड इन वन प्लेस। बिल्कुल जी, विदाउट एस्टेब्लिशिंग थिंग्स लाइक वेयर व्हाई आर यू undertaking this project, what do you consider to be a project success, how will you measure this success, and without these benchmark questions you will feel like as though you are aimlessly wandering, never quite knowing if you are heading in the right direction। बिल्कुल जी, अगर इस तरह के सवालात आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपसे पूछे जा रहे हैं कि जी फॉर एग्जांपल आप ये क्यों ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, या आपसे कोई ये पूछ रहा हो कि हाउ विल यू मेजर दिस सक्सेस, आपको अंदाज़ा किस तरह लगेगा कि ये कामयाब हो जाएगा। तो इस तरह के सवालात से जो है आप लोग टेंशन मत लें, और ये वो बुनियादी बातें हैं जो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा नर्वस बनाए करेगी, लेकिन आपने इससे नर्वस बिल्कुल नहीं होना। अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप अपना काम पर खुद एतमाद करते हैं तो लोग इंशाल्लाह आपको फॉलो करेंगे और आपका मकसद होगा जिसको आप अचीव करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके ज़रिए आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, और लोग जो है ये उल्टी पुल्टी सवालात जो है ये फिर आपसे नहीं करते बल्कि वहाँ पर ट्रस्ट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह व्हाट टू इंक्लूड इन द चार्टर, प्रोजेक्ट चार्टर में आप बेसिक और बुनियादी बातें कौन कौन सी जो है वो शामिल करते हैं। सो वी सजेस्ट यूजिंग द फॉलोइंग सेक्शंस। बैकग्राउंड इसमें होना चाहिए। बैकग्राउंड किसे कहते हैं जी? गिव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई आर यू डूइंग दिस प्रोजेक्ट। देखें, अगर आप लोगों के इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि व्हाई आर यू डूइंग दिस प्रोजेक्ट, के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि भैया आप ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो इसके जवाब को देने के लिए आप जो कुछ भी लिखेंगे प्रोजेक्ट चार्टर में उसको आपने टाइटल देना है बैकग्राउंड। सो डिस्क्राइब व्हाट प्रॉब्लम इट सॉल्व्स एंड व्हाट गेव यू द अपॉर्चुनिटी टू मेक योर आइडिया अ रियलिटी। बिल्कुल जी, बैकग्राउंड में आप ये लिखेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो क्या है, इस प्रोजेक्ट के जरिए आप कौन सा मसला हल करना चाहते हैं, और ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको नजर आई कि जिसको आप अमली शक्ल पहनाना चाहते हैं, अमल में लाना चाहते हैं। Try to articulate this section as if you are trying to hire a complete stranger and you need to briefly explain the basic elements of your project। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल इसी तरह है। आप तसव्वुर कर लें कि आप एक ऐसे शख्स को हायर कर रहे हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, बल्कि मुख्तसर बिल्कुल खुलासा डिटेल्स आपको उसके बारे में मालूम है। तो बिल्कुल जब आप इस तरह कोई प्रोजेक्ट भी हैंडल करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आप जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है कम से कम आप इंक्लूड कर ले बैकग्राउंड में, ताकि लोगों को पता हो कि भाई आप क्यों इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, वगैरह वगैरह। सो ट्राई टू आर्टिकुलेट दिस सेक्शन एज इफ यू आर ट्राइंग टू हायर अ कंप्लीट स्ट्रेंजर एंड यू नीड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो आपके पास क्या है जी? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट है, और यही बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट जो है आप इसको इस्तेमाल करेंगे और इसी के ज़रिए अपने प्रोजेक्ट को आप सक्सेसफुल बनाएंगे।
दूसरी बात जो है वो गोल्स की है। डिस्क्राइब व्हाट गोल्स यू आर गोइंग टू अचीव एंड व्हेन। आप कब और कौन से गोल्स जो है वो इस प्रोजेक्ट के जरिए जो है अचीव करेंगे, ये भी आपने इसमें शामिल करना होगा। सो इट्स क्रूशियल दैट योर गोल्स बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, स्मार्ट जिसको हम कहते हैं जी। फॉर एग्जांपल, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल। आप मतलब इस प्रोजेक्ट पर इसलिए काम करना चाहते हैं कि इसकी मदद से आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। इज अ बैड गोल बिकॉज इट्स अप टू इंटरप्रिटेशन एज टू वेदर और नॉट यू हैव मेट इट। लेकिन याद रखें, अगर आप ये मिसाल के तौर पर अगर आप एक गोल जिससे आपको लगता हो कि मतलब ये एक अच्छा काम मैं कर रहा हूं लेकिन एक्चुअली आप वो सही नहीं कर रहे होते, कि फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल इज अ बैड गोल बिकॉज इट्स अप टू द इंटरप्रिटेशन। देखिए, अगर आप कहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट के जरिए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ाना चाहता हूं, तो ये एक गलत आप गोल जो है वो मुंतखब कर रहे हैं। क्यों? ये एक सोच है और सोच के पीछे जो है कस्टमर्स नहीं जाते। तो आपने क्या करना है, हाउएवर इंक्रीज रिटेंशन रेट from 5% to 10% by the end of 2015 is a good one। बिल्कुल जी, आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए मेरे कस्टमर जो हैं वो 5 से 10% बढ़ जाएंगे और मेरे ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले बन जाएंगे। तो ये आपका जबरदस्त गोल है। फिर इट्स एसेंशियल दैट अपॉन रीडिंग ओवर योर गोल्स you clearly understand what you consider to be a successful part of your project and how you measure that। तो याद रखें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिसमें प्रोजेक्ट चार्टर में बाकायदा गोल्स लिखे जाते हैं और उसमें ये लिखा जाता है कि भाई हम इसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की जो है वो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट जो है उसमें इजाफा ला सकते हैं, मार्केट शेयर में हम इजाफा लाएंगे और मार्केट ग्रोथ जो है वो इंक्रीज करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आपके प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के लिए बहुत बड़ी बात और बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव करने से रिलेटेड होती हैं। स्कोप के बारे में भी आप प्रोजेक्ट चार्टर में लिखेंगे। व्हाट प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट टू गेट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में आप या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यानी प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, या कोई सर्विस आप बना रहे हैं ना, या कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो आप ये भी स्कोप में लिखेंगे। एंड व्हाट एक्शंस विल योर टीम टेक टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, चलाने के लिए, रन करने के लिए आपको जी किस किस्म की टीम की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्निकल बंदे कौन से होने चाहिए, और ये जो है कौन से स्किल्स आपको चाहिए वगैरह वगैरह। मसलन आप कहते हैं कि मुझे इंजीनियर चाहिए, मुझे एमबीए वाला चाहिए, मुझे बीबीए वाला चाहिए, मुझे सिविल इंजीनियर चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए मुझे वगैरह वगैरह। तो ये बातें भी आपने स्कोप में शामिल कर दी हैं। और प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर आप कोई नया मोबाइल बनाना चाहते हैं, कोई नया लैपटॉप बनाना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी आप बनाना चाहते हैं, कोई रेफ्रिजरेटर है, कोई एसी आप बनाना चाहते हैं, कोई एलईडी स्क्रीन आप बनाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें आपके स्कोप में शामिल है जो प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड है और रिसोर्सेज से रिलेटेड है। इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट टू मेंशन व्हाट योर टीम विल नॉट डू। और हाँ, आप कोशिश करें इसमें ये भी लिखें कि जी मेरा टीम जो है इसमें कौन कौन से काम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे वो आपको क्लियर कट बता देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ें होंगी, लेकिन फिर लोग समझते हैं कि इसमें ये खूबी भी हो सकती है, इसमें ये खूबी भी हो सकती है। तो कुछ कंपनियां फिर बता देते हैं कि भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें ये खूबी भी हो तो ये नहीं होंगे, तो ये स्पेसिफिकेशंस होंगी, ये खुसूसियात हो सकती हैं और ये नहीं होंगी। तो ये बात बाकायदा आप स्कोप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूर एंड प्रोडक्ट इज अ न्यू वेबसाइट फॉर अ पब्लिक लाइब्रेरी। फर्ज करें आप किसी पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कोई एक वेबसाइट बनाते हैं, यू विल डेवलप एंड डिजाइन इट। आप उसके लिए वो वेबसाइट जो है वो बना लेंगे, बट वेल यू टेस्ट इट, क्या आप इसको टेस्ट करेंगे? सेट इट अप और फिल दिस साइट विद कंटेंट, तो क्या आप इसमें वो सब कुछ लिखेंगे जो जिसके लिए आप ये वेबसाइट बना रहे हैं, जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए। ट्राई टू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड व्हाट यू आरंट। जो काम आप करने जा रहे हैं वो भी आपने इसमें लिखना है, जो आप नहीं करना चाहते हैं वो भी आपने इसमें लिखना होगा, जिसकी वजह से कस्टमर्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये चीज़ हमें पहले बता दी गई थी।
इट हेल्प्स यू एलिमिनेट एनी कंफ्यूजन इन द फ्यूचर। बिल्कुल जी, फ्यूचर में कोई अगर मसला हो तो उससे आप बच सकते हैं। की स्टेक होल्डर्स इसमें हम लिखते हैं जी, हम कौन कौन से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। सो मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन योर प्रोजेक्ट, सम सॉर्ट ऑफ हु इज हु इन इट। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, स्पॉन्सर कौन है, किसने स्पॉन्सर किया है, क्लाइंट कौन है जी, कस्टमर कौन है, टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं। इफ यू डोंट नो नेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, लिस्ट द टाइटल ऑफ द रिक्वायर्ड पोजीशन एंड डिपार्टमेंट। बिल्कुल जी, अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप डिपार्टमेंट्स लिखें, उनके इंडिविजुअल्स के पोजीशन डिजिग्नेशंस लिख लें, तो ये भी काफ़ी है जी। फिर प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स क्या है जी? प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स मींस एस्टैब्लिश सिग्निफिकेंट डेट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, invoicing dates, and it's important to understand that these dates are merely guesses. When writing the charter you don't have firm dates etc. ये फिलहाल आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान 1 महीने में बनाएंगे, फिर हम 6 महीनों में जी ये ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करेंगे, फिर 7वें महीने में हम जी ये रिफ्रेशमेंट करेंगे, फलां करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और फिर वगैरह वगैरह रिपोर्ट आखिर में बनाएंगे एट्सेट्रा। इस तरह की माइलस्टोन टाइम से रहे। माइलस्टोन बेसिकली कहते हैं कि एक ख़ास टाइम में आप एक काम अचीव करें, तो वो जितने टाइम में आप उस काम को अचीव करते हैं वो माइलस्टोन कहलाता है। तो आप इसमें माइलस्टोन्स भी लिखें, जो बड़े बड़े आपके माइलस्टोन्स हैं। प्रोजेक्ट बजट भी लिखें। मेक अ नोट ऑफ द मेन प्रोजेक्ट expenses, treat them as rough estimations and try to make note of non-recurring and monthly recurring cost separately. तो प्रोजेक्ट का बजट, इस पर टोटल खर्चा कितना आएगा, हम सैलरीज कितने देंगे, इसमें कितने महीनों के लिए पैसे अपने पास रखेंगे, रिसोर्सेज कितने में आएंगी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह, ये प्रोजेक्ट बजट में आ जाएंगे जी। और ये नंबर 7 पर जो है आपने इसमें क्या लिखना है जी, हाँ नंबर 7 है जी कॉन्स्टेंट्स, एजम्पशंस, रिस्क्स, डिपेंडेंसीज। तो कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं, मुश्किलात को कहते हैं। ये वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी मुझसे, तो मैं इस तरह करता हूँ कि आपको खुलासा बता देता हूँ। कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं जी, ये मुश्किलात होते हैं, रिस्क्स भी आप कह सकते हैं। दीज आर द लिमिटिंग फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स होती हैं जो आपके काम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, आपके बजट को बढ़ाने की तरफ लेके जाता है, आपके टाइम को ज़्यादा लंबा करने की तरफ आपको लेके जाता है, तो नेगेटिवली आपको ये अक्सर मुतासर करता है। फॉर एग्जाम्पल, when developing a new website, the number of available programmers and technical limitations, platforms, कोडिंग लैंग्वेज एटसेट्रा मस्ट बी कंसिडर। तो अगर आपको ये लैंग्वेजेस वगैरह नहीं आती तो लाजमी है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो लेट होगा, डिले होगा, क्योंकि आपने पहले ये लैंग्वेजेस सीखनी है, फिर उसके बाद आपने वेबसाइट बनाना है। एजम्पशंस क्या है जी, फैक्टर्स दैट यू आर रिलाइंग ऑन इन ऑर्डर टू सक्सीड इन योर प्रोजेक्ट। ये वो फैक्टर्स होती हैं जिस पर आप डिपेंडेंट होते हैं, जो आप कहते हैं कि जी अगर हम ये करें, जैसे हम कहते हैं ना कि बादल आएंगी तो बारिश हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये कि अगर हमें ये लैंग्वेजेस आती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट जो है वो जल्दी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें लैंग्वेजेस नहीं आती तो फिर हमें पहले लैंग्वेजेस सीखनी होगी, फिर उसके बाद हम वेबसाइट बनाएंगे। तो ये एजम्पशंस होती हैं जी, वगैरह वगैरह। रिस्क क्या है जी, रिस्क मुख्तलिफ खतरात होती हैं जो जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट का टाइम, कॉस्ट या स्कोप बढ़ सकता है या कम हो सकता है। एनीथिंग that might get in the way of you and your team when you are trying to accomplish your project goals, and make sure to carefully weigh in on this point and clearly articulate the risk. A few examples, चलें इसको आप छोड़ दें, मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए फर्ज करें आप कोई रोड बनाना चाहते हैं, कोई ब्रिज बनाना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम आप करना चाहते हैं, तो आप वो कंस्ट्रक्शन का काम आपने इमेजिन कर लिया कि हम 3 महीनों में ये कर लेंगे। अब अचानक एक हफ्ता, उन 3 महीनों में आपने काम शुरू किया, एक हफ्ता उसमें बारिशें हो गई। अब बारिशें होने की वजह से क्या हुआ जी, बारिशें होने की वजह से एक हफ्ता आपका काम जो है वो डिले हो जाएगा। तो ये डिले जो आई है, ये रिस्क क्या थी, ये बारिशें थी। बिल्कुल इसी तरह अगर स्ट्राइक्स कर लें, लेबर जो है वो स्ट्राइक कर लें, उसकी वजह से आपका काम रुक सकता है। स्पॉन्सर आपको फंड ना दे, पैसे ना दे, उसकी वजह से आपका काम जो है रुक सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये रिस्क होती हैं। डिपेंडेंसीज क्या है जी, एन एब्सोल्युटली एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर अ न्यू वेबसाइट्स
I would be it would be client driven content. डिपेंडेंसीज किसे कहते हैं? फर्ज करें स्पॉन्सर जब तक आपको पहला बजट ना दे, बजट का कुछ हिस्सा ना दे, तो आप काम नहीं शुरू कर सकते हैं। क्लाइंट आपको सारी बात ना बता दे कि मुझे ये इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तो आप काम नहीं शुरू कर सकते वगैरह वगैरह। ये एक्चुअली क्या है जी, आपके साथ डिपेंडेंसीज है। अब हाउ टू क्रिएट इट, आप इसको बनाएंगे कैसे? डोंट डू इट अलोन, इसको अकेले मत करें जी। कुछ एक्सपर्ट्स को बिठाएं अपने साथ, उनको अपने एतमाद में लें, उनके साथ शेयर करें अपना आइडिया, वो आपको बेहतरीन बातें बताएंगे, आप कुछ अपने जहन में आपकी बातें होंगी, वो दोनों इकट्ठे करके आप इसको बना सकते हैं। द बेस्ट वे टू क्रिएट अ चार्टर इज टू डू इट विद योर एंटायर टीम बाय हैविंग अ प्रोजेक्ट चार्टर सेशन। बाकायदा प्रोजेक्ट चार्टर सेशन के लिए सारे टीम मेंबर्स को, स्पॉन्सर्स को, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, उनके साथ आप बैठें, उनके साथ मशवरा करें, उसके साथ ही आप इसको डिस्कस करें, और जो बेहतरीन बातें आपको मिले उनको नोट करें, और फिर बाद में आप उसको लिख सकते हैं। नीचे एक और बात कि बट कीप इन माइंड दैट मेकिंग अ प्रोजेक्ट चार्टर इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। बिल्कुल जी, ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। कभी मैं बात करूंगा, कभी टीम मेंबर्स बात करेंगे, कभी टॉप लेवल मैनेजर्स बात करेंगे वगैरह वगैरह। तो इंटरेक्शन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। After the project charter session, write a rough draft and send it to all project participants, gather their feedback and update the document. जब आप ये सारी डिस्कशन कर लें तो आप प्रोजेक्ट चार्टर रफ सा बना लें, लिख लें, फिर सारे पार्टिसिपेंट जो जो आपके साथ बैठे हुए थे डिस्कशन में, उनको के साथ एक एक कापी आप शेयर कर लें, और उनसे कहें कि इसको क्रिटिकली एनालाइज करें। फिर उसके बाद अगर उसमें कोई चेंजेस वो चाहते हैं तो वो कर लें, और फाइनल आप प्रिंट करके सबको कापियां भेज दें। आपका प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो तैयार हो गया। और आप इंटरनेट से कहीं से भी आप इसका जो फॉर्मेट है वो उठा सकते हैं, या जो बातें हमने इसमें आपके साथ शेयर की कि ये बातें उसमें लिखें, टाइटल दे दें जी, और ये बातें आप उसमें लिखें। इंशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो कामयाबी के साथ तैयार हो चुका होगा। सो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो सुनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा जी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।